नमस्कार दोस्तों। ये साल था 1999। हमेशा की तरह शांत पड़े रहने वाली कारगिल की पहाड़ियाँ अचानक बोफोर्स तोपों से गूंज उठी। लड़ाकू विमान आसमान में गर्जना करने लगे। कारगिल के लोगों ने यह मंजर पहली बार देखा था। This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है और देखते ही देखते जंग छिड़ जाती है, जिसे हम आज कारगिल वॉर कहते हैं। Kargil War. ये वॉर हमारे इतिहास में खास स्थान रखती है, जो भारतीय सेना की गौरव गाथा और शौर्य को दर्शाती है। क्या थी कारगिल वॉर? क्या कारण थे कारगिल वॉर होने के? आइए सब जानते हैं एक एक करके। बात है 3 मई 1999। लद्दाख के एक छोटे से गांव जिसका नाम था बटाली, वहाँ एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था ताशी नामग्याल। उनकी याक खो गई थी और याक को ढूंढने के लिए वह अपने एक दोस्त के साथ तलाश में निकलते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्हें दूर कुछ आदमी दिखाई दिए जिनके पास हथियार थे और वह बंकर्स खोद रहे थे। ताशी ये सब देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। उन्हें लगा ज़रूर ये घुसपैठिए हैं और बिना वक्त गवाए ताशी आनन फानन में वहाँ के लोकल मिलिट्री बेस पहुँचते हैं और सारा मामला बताते हैं। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था। इंडियन आर्मी तुरंत वहाँ जाके चेक करती है और ताशी की बात को एकदम सही पाती है। इंडियन आर्मी ये अच्छे से समझ गई थी ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंट्रूजन है। अब इंडियन आर्मी की फर्स्ट प्रायोरिटी थी ये पता लगाना कि घुसपैठ कौन कौन से इलाकों से हुई है और इसका मकसद क्या है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता लगाया गया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए 130 से ज़्यादा पोस्ट्स को ऑक्यूपाई कर चुके हैं और जो मेन इंट्रूजन हुई है वह द्रास, काक्सर और मशको सेक्टर से हुई है। और इस सब घुसपैठ का सबसे बड़ा कारण था नेशनल हाईवे 1A को ब्लॉक करना, ताकि कश्मीर का लद्दाख से सीधा संपर्क टूट जाए, जिससे पाकिस्तानी आर्मी को लद्दाख में अपनी पकड़ मजबूत करने में आसानी होगी। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन बदर। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत ने 1972 में साइन हुए शिमला अग्रीमेंट की एक तरह से धज्जियां उड़ा के रख दी थी। इस अग्रीमेंट को उस समय के प्रेसिडेंट्स इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। आखिर क्या था ये शिमला एग्रीमेंट? अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ में ये डिसाइड हुआ था कि LOC को कभी भी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर कभी कोई इशू होता भी है तो बायलैटरल टॉक्स के थ्रू एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह किसी भी एग्रीमेंट की परवाह करते हुए इस बार भी पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत से इस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की नीयत कितनी साफ थी ये इस बात से ही पता चलता है कि घुसपैठ के 3 महीने पहले फरवरी 1999 को फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस यात्रा की थी लाहौर तक। वहाँ उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने के लिए एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसे लाहौर डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और एक पोइम भी रिसाइट की थी, हम जंग नहीं होने देंगे। लेकिन वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान फौज, इनको शांति कहाँ रास आने वाली थी। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। और इस लाहौर डिक्लेरेशन के मात्र 3 महीने बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा लद्दाख में
घुसपैठ शुरू हो गई। यहाँ इंडियन आर्मी भी तैयार हो गई थी जवाबी कार्रवाई के लिए। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। उनकी अगुवाई में इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक शुरू किया और हज़ारों ट्रूप्स को कारगिल क्षेत्र में भेजा गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स भी तैयार हो गई थी ज़ोरदार हमले के लिए। तारीख थी 26 मई 1999। इंडियन एयरफोर्स को जिम्मेदारी दी गई थी पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ देने की, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। भारत में यह पहली बार था जब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बड़े एनवायरनमेंट में और इतनी मुश्किल टोपोग्राफी में इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया था। पारंपरिक रूप से जब भी एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है किसी भी वॉर में, तो उसे माना जाता है कि ये एक आउट एंड आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ पर्टिकुलर टारगेट सिलेक्ट कर रखे थे, जिन्हें वो LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त के एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सख्त आदेश है कि किसी भी हालत में LOC क्रॉस नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का कारण बहुत ही रोचक है। बात यह है दोस्तों, जब भी किन्हीं दो कंट्रीज़ में वॉर स्टार्ट होती है तो दोनों की ही तरफ से कुछ ना कुछ वायलेशंस हुई होती है और दोनों के ही पास अपने अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। लेकिन अगर एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुई और दोनों कंट्रीज़ के पास अपने अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स थे खुद की पोजीशन को सही साबित करने के लिए। लेकिन एक तीसरे नज़रिए से डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही सूझबूझ वाले इंसान थे। वह जानते थे कि अगर भारत LOC क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान को दूसरे देशों की सिंपैथी मिल सकती है। भारतीय वायुसेना ने काफ़ी रिस्ट्रेन दिखाया और इंटरनेशनल लेवल पर यह मैसेज दिया कि हमारा इरादा LOC क्रॉस करके पाकिस्तान की सीमा में घुसना नहीं है। हम पर तो वॉर ज़बरदस्ती थोपी गई है और हम सिर्फ अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हैं और घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। और इसी रिस्ट्रेन के कारण भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी हुई। और अगले कुछ हफ्तों में जो बाकी कंट्रीज़ थी, जैसे G8 कंट्रीज़, एशियन रीजनल फोरम्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, सब ने एक आवाज़ में भारत को पूरी तरह से सपोर्ट किया और भारत के इस एक्शन को एकदम सही ठहराया। बिल क्लिंटन, जो उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो पाकिस्तान को कड़े शब्दों में समझा दिया था कि जितना जल्दी हो सके वह अपने ट्रूप्स को भारतीय सीमा से निकाल ले, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। भारत के लिए चुनौतियां कम नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी प्लानिंग कुछ महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी और जाहिर सी बात है इसके कुछ एडवांटेजेस भी पाकिस्तान के फेवर में होंगे। पहला एडवांटेज ये था, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इस रीजन में कुछ महीने पहले ही अपनी ट्रेनिंग कर ली थी। और दूसरा एडवांटेज जो पाकिस्तान को था वो ये था कि उनके ट्रूप्स पहाड़ी की चोटी के सबसे टॉप पर थे और भारतीय सेना के जवान चोटी के सबसे नीचे। दोस्तों, ये द्रास रीजन भारत का सबसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड रीजन माना जाता है, जहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसी कंडीशंस में इंडियन आर्मी के लिए यहाँ फाइट करना एक बेहद ही मुश्किल बड़ा टास्क था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन आर्मी के जज्बे के आगे किसी की नहीं चलती। कारगिल वॉर में द बैटल ऑफ टोलोलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस बैटल ने वॉर का रुख ही बदल के रख दिया था। टोलोलिंग पहाड़ी को दोबारा ऑक्युपाई करना भारतीय जवानों के लिए काफ़ी मुश्किल बड़ा टास्क रहा था। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से -11 डिग्री सेल्सियस था
अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी भारतीय जवानों पर, और गोली कहाँ से आ रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि घुसपैठिए पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। इसलिए इंडियन आर्मी ने प्लान बनाया कि जिस दिन चांद नहीं निकलेगा या जिस दिन मौसम खराब होगा उसी दिन वह पहाड़ चढ़ेंगे, क्योंकि बिना रोशनी के दुश्मन इंडियन जवानों को नहीं देख पाएंगे। इसमें कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर्स में थे जिन्होंने इसकी पहल की। उन्होंने बताया कि कैसे 1 ग्राम वेट कैरी करने का मतलब था एक एक्स्ट्रा लोड कैरी करना। भारतीय जवानों को चुनाव करना होता था, या तो वो बम बंदूक कैरी कर सकते थे या राशन कैरी कर सकते थे। कैप्टन अजीत सिंह ने बम बंदूक कैरी करना ज़्यादा उचित समझा। कैप्टन अजीत सिंह ने बताया कि कैसे 3 दिन तक वो बिना कुछ भी खाए सिर्फ सिगरेट के पैकेट के सहारे जिंदा रहे थे। सब कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि एक फिट सोल्जर को 11 घंटे लगेंगे टोलोलिंग पहाड़ी पर पहुंचने में। मेजर राजेश अधिकारी उन्होंने डिसाइड किया इस पहाड़ी पर चढ़ने का, और साथ ही साथ एक कंपनी को भी लीड किया जो इनके साथ इस पहाड़ी पर चढ़ेगी। मेजर अधिकारी और उनके साथियों ने आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया था, और पहाड़ी की चोटी से सिर्फ 15 मीटर दूर थे कि अचानक दुश्मन की नज़र इन पर पड़ गई और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। और इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मेजर अधिकारी और उनके 2 साथी वीर गति को प्राप्त हो गए। पाकिस्तान घुसपैठियों की तरफ से इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी कि मेजर अधिकारी की कंपनी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे उन्होंने 3 अलग अलग पोजीशंस ले ली। कुछ देर भारतीय जवानों के लिए अपनी पोजीशन चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि फायरिंग हर तरफ से हो रही थी और अब भारतीय जवान पहाड़ पर फंस गए थे। 15,000 फीट बेस से ऊपर और 1,000 फीट टॉप से नीचे, एकदम बीच में अटक गए थे। ये वक्त भारतीय जवानों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा वक्त था, क्योंकि उनके पास सारा एम्यूनेशन भी ख़त्म हो गया था और कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन भारतीय सेना ने भी ठान लिया था कि कैसे भी करके टोलोलिंग पहाड़ी पर अपना अधिकार फिर से स्थापित करना है। कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 जवानों को चुना अपने बाकी फंसे जवानों की मदद करने के लिए और टोलोलिंग पहाड़ी को जीतने के लिए। अब भारतीय जवानों को इतना हैवी एम्यूनेशन पहाड़ की चोटी पर पहुंचाना था, और जाहिर सी बात है इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए बटालियन में मौजूद जितने भी बार्बर्स, कॉबलर्स और वॉशरमैन थे, सबके सब मदद में लग गए। 12 जून 8 बजे के करीब इंडियन आर्मी को सफलता मिल जाती है अपने जवानों को छुड़ाने में जो पहाड़ के बीच फंसे हुए थे। उसके बाद इंडियन आर्मी अपनी चढ़ाई जारी रखती है, और जब 1000 फीट का फासला रह गया इंडियन आर्मी और दुश्मनों के बीच, तब कर्नल रविंद्रनाथ अपने जवानों में जोश भरते हुए कहते हैं, आई हैव गिवन यू वट यू वांटेड, नाउ यू हैव टू गिव मी वट आई वांट। और बस इतना कहते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। 5 घंटे से ज़्यादा हैवी फायरिंग हुई, कई हज़ार शेल्स चले और 120 से ज़्यादा आर्टिलरी गन्स की फायरिंग हुई। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई कि आगे चलकर इस जगह को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना ने प्लान बनाया कि सोल्जर्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, जिनके नाम थे अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम सामने से जाएगी और दूसरी टीम पीछे से जाएगी रिज की दूसरी तरफ से, और तीसरी टीम कवर फायर देगी। वहीं दूसरी टीम में मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर अटैक किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेजर विवेक गुप्ता और उनके 6 साथी वीर गति को प्राप्त हुए हैंड टू हैंड बैटल में। बट एट लास्ट भारतीय जवान सफलतापूर्वक टोलोलिंग पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वहाँ से भागते वक्त पाकिस्तानी घुसपैठिए काफ़ी सारा घी, टिंड पाइनएप्पल और बटर छोड़ गए थे। एक बात तो पक्की थी कि उन भारतीय जवानों को फूड सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे। टोलोलिंग पहाड़ी पर करीब
1.6 किलोमीटर नॉर्थ पर एक पॉइंट था जिसका नाम था पॉइंट 5140। सेम रिच लाइन में यह हाईएस्ट पॉइंट था जो टोलोलिंग पहाड़ी से भी ऊंचा था। पॉइंट 5140 और टोलोलिंग पहाड़ी के बीच 10 हाई ग्राउंड्स थी जिन्हें हम्स कहा जाता था। इन हम्स को भी भारत की बहादुर सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा टास्क था रॉकी नाव को कैप्चर करना। ये रॉकी नाव लोकेटेड था पॉइंट 5140 के बेस पर। रॉकी नाव पर अपना कब्जा करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद जवानों के 2 अलग अलग गुट बन गए जो इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे, वो भी अलग अलग दिशाओं से। पहले ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और उनका कोड नेम था शेरशाह, जिस पर हाल ही में एक मूवी भी आई है। दोनों लेफ्टिनेंट्स ने अपने अपने सक्सेस सिंबल्स चूज़ किए ताकि जैसे ही वो इस मिशन में सक्सेसफुल हों वो अपनी कमांड पोस्ट को बता सके इन सिंबल्स के थ्रू। लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल का सिग्नल था ओ ये और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का सिग्नल था ये दिल मांगे मोर। Success signal going आया, which was passed to our Colonel Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they were wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. 20 जून को दोनों गुटों ने अपनी चढ़ाई शुरू की और थैंकफुली कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद दोनों लेफ्टिनेंट्स ने अपने सिग्नल दिए अपनी कमांड पोस्ट को। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा प्रमोट हो गए कैप्टन की रैंक पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल मिशन। इस पॉइंट पर अपना कब्जा जमाना भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी माना जाता है, क्योंकि ये वही पॉइंट था जहाँ पे पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए थे। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. इस टास्क के बाद इंडियन आर्मी के लिए दूसरा टास्क था टाइगर हिल्स की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमाना। टाइगर हिल्स की पहाड़ी की एक साइड की ऊंचाई 1000 फीट की सीधी खड़ी चट्टान थी। काफ़ी मुश्किल था ऐसी चढ़ाई को चढ़ना, लेकिन भारतीय जवानों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने डिसाइड किया हम पाकिस्तानी घुसपैठियों को चौंका देंगे पहाड़ पर पहुंचकर माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। बस फिर क्या था, जवानों ने अपनी कमर कस ली। ठीक 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 भारतीय जवानों ने इस मिशन की शुरुआत की। इन वीर जवानों में से एक जवान थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और इनकी उम्र महज 19 साल थी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इन्होंने अपना नाम खुद से ही आगे दिया था। भारतीय जवान इस 1000 फीट की पहाड़ी के आधे हिस्से तक ही पहुंचे थे कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को इनकी भनक लग गई और वह ऊपर से मशीन गन से गोलियां बरसाने लगे और रॉकेट चलाने लगे। इस गोलाबारी में प्लाटून कमांडर और 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। हैवी फायरिंग लगातार हो रही थी, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बिना रुके अपनी चढ़ाई चढ़ते रहे। वह 940 फीट तक क्लाइंब कर गए थे और सिर्फ 60 फीट दूर थे टॉप से कि अचानक दुश्मन की 3 गोलियां इनके पैर और कंधे पे आकर लगी। घायल होने के बावजूद भी वह लगातार क्लाइंब करते गए और टॉप तक पहुंच गए। टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर ग्रेनेड फेंका और उन्हें वहीं मार दिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी सभी साथियों के साथ मिलकर काफ़ी और बंकर्स पर भी हमला किया और उन्हें ख़त्म कर दिया। और उनकी इस बहादुरी को देखकर इनकी प्लाटून के बाकी जवान बेहद उत्साह से भर गए और वे भी पहाड़ी पर चढ़कर गए, वहाँ हमला किया और फिर टाइगर हिल्स पहाड़ी को जीत लिया और इस मिशन को कामयाब बनाया। इस पूरे मिशन में योगेंद्र सिंह यादव ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद भी वह सरवाइव कर गए। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में इन्हें ऑनररी लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दिया गया। हमारा और दुश्मनों का आमने सामने हमारा फाइटिंग हुआ। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इंडियन आर्मी
दूसरे मिशन की तैयारी में लग गई ताकि जो बचे कुचे हिल टॉप्स रह गए थे उन्हें भी रीऑक्युपाई किया जाए। इनमें जो मेजर चैलेंज था वो था पॉइंट 487 की पहाड़ी को कैप्चर करना। इस इम्पोर्टेंट मिशन के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को चुना गया और इस मिशन में उनका साथ दिया कैप्टन अनुज नायर ने। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 8 जुलाई मॉर्निंग में इन्होंने इस पहाड़ी पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। मिशन लगभग ख़त्म हो गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने एक साथी को बचाने के लिए अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। उनका ये साथी एक बम धमाके में अपने पैर खो चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए घात लगाए बैठे हुए थे और वह कैप्टन विक्रम बत्रा पे गोली चला देते हैं। गोली सीधा कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में आके लगती है और वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इंडियन आर्मी ने पॉइंट 4875 को सक्सेसफुली जीत लिया, लेकिन अपने 2 वीर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा और अनुज नायर को खो दिया। आगे चलकर इस पॉइंट को नाम दिया गया बत्रा टॉप। पॉइंट 4875 की लड़ाई ऐसा माइलस्टोन साबित हुई जिसने भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया। ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान आर्मी ने इस रीजन से दुम दबाकर भागना स्टार्ट कर दिया और इंडियन आर्मी ने सभी मेजर पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया। 26 जुलाई को ऑफिशियली कारगिल वॉर ख़त्म हो जाती है और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल ऑपरेशन डिक्लेयर कर देते हैं। इसके ठीक 3 महीने बाद अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में बिना किसी मारकाट और खून खराबे के तख्ता पलट होता है, जिसमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाती है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है और परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेते हैं। बाद में इस चीज़ का खुलासा होता है कि कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ करने की साजिश मुशर्रफ के द्वारा रची गई थी। ये मुशर्रफ का ही आइडिया था कि कैसे पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीरी मिलिटेंट्स के बेस में घुसपैठ करेंगे। इस घुसपैठ के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस टॉक्स हो रही थी वो ख़त्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये कहते हैं उन्हें ज़रा भी भनक नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे पाकिस्तान आर्मी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्लान बना रही है। 2019 में पाकिस्तान का कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनाता है अपने देश के खिलाफ जाने के इल्ज़ाम में, लेकिन आगे चलकर लाहौर हाई कोर्ट इस फैसले को पलट देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल यानी कि परमवीर चक्र दिया जाता है। एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि इस कारगिल वॉर में लगभग 527 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए और करीब 1300 जवान घायल हुए। इस वॉर से तो एक चीज़ साफ साफ जाहिर हो गई थी कि भारत ने शांति वार्ता के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को शांति कभी रास नहीं आ सकती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।